हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। आज इस लेक्चर में इरिगेशन इंजीनियरिंग को हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 मेरा क्लियर हो रखा है और ये सब एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, कंटेंट दिया जा रहा है, वो इस एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस बिल्कुल जो ईजी और बेसिक क्वेश्चन है उनको हमने कवर नहीं किया है। वो आप जो अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके रिवीजन में ही कवर हो जाएंगे, या आप खुद भी उनको कर सकते हो। जो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उनको हमने लिया है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन रोलिंग लैंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इज। तो जो रोलिंग लैंड होती है, रोलिंग लैंड यानी कि जो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, उसमें पानी वाटर अप्लाई करने का कौन सा मेथड होता है। तो उसमें हम यूज करते हैं दोस्तों फ्री फ्लडिंग मेथड। उसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्री फ्लडिंग। और कौन कौन से मेथड होते हैं और कौन सा मेथड कब यूज किया जाता है उसको एक बार हम देख लेते हैं। जो फ्री फ्लडिंग मेथड होता है, इसके अंदर जो डिच होते हैं, डिच यानी कि गड्ढे, उनको हम एक्सकेवेटेड करते हैं फील्ड के अंदर, एंड वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द डिच। तो डिच किस टाइप से, जैसे ये आपका फील्ड है, इसके अंदर आपने यहाँ गड्ढा कर दिया, यहाँ गड्ढा कर दिया, तो ये लेंथ वाइज ऐसे चल रहा है, इस इन गड्ढों के अंदर पानी फ्लो करके बहेगा और इधर इरीगेशन कर देगा वो। तो फ्री फ्लडिंग में ऐसे होता है। आफ्टर द वाटर लीव द डिच नो अटेम्प्ट इज मेड टू कंट्रोल द फ्लो बाय मीन ऑफ लीव्स ऑल्सो नोन एज द वाइल्ड फ्लडिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये आपने डिच कंस्ट्रक्ट कर दिए, जो गड्ढा है, और यहाँ आपका खेत है। तो यहाँ से आपने पानी को इस खेत के अंदर जब सप्लाई किया, तो इस पानी को आप कंट्रोल नहीं करोगे, पानी को फ्रीली आप फ्लो करने के लिए छोड़ दोगे। तो फ्री फ्लडिंग में ऐसे करते हैं, यानी कि पानी को हमने खेत के अंदर छोड़ दिया और कोई कंट्रोल उसको हम नहीं करेंगे। और ये मेथड किसके लिए सूटेबल होता है, जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, पैस्चर्स। पैस्चर्स यानी कि जो चारा होता है, पशुओं का चारा होता है, या क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, उस टाइप की क्रॉप्स। या फिर जहाँ पे लैंड स्टीप है, तो उस वहाँ पे इस चीज़ को हम यूज करते हैं। ये रोलिंग लैंड पे हम इसको प्रेफर करते हैं, दिस मेथड यूज ऑन दी रोलिंग लैंड। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन यही पूछता है कि पैस्चर के लिए कौन यूज करेंगे, या क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, या रोलिंग लैंड के लिए, तो कौन सा, फ्री फ्लडिंग मेथड। और यह आप डायग्राम से भी देख सकते हो, जैसे मेन सप्लाई डिच है, यानी कि जहाँ से आपका पानी सप्लाई हो रहा है, और यहाँ से आपने ये आउटलेट बना दिया, यानी गड्ढा सा खोद दिया खेत के अंदर, और यहाँ से पानी खेत के अंदर पूरा निकल के फैल जाएगा। तो फ्री फ्लडिंग मेथड होता है। नेक्स्ट मेथड होता है बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग के अंदर क्या करते हैं, जो आपका पूरा खेत है उसको स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं, जैसे ऐसे आपने स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया पूरे के पूरे खेत को। तो ये कौन सा मेथड होता है, बॉर्डर फ्लडिंग का। और जो ये हर स्ट्रिप होती है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, उसकी विड्थ कितनी होगी, 10 से 20 मीटर इसकी विड्थ होगी, और 100 से 400 मीटर इसकी लेंथ होगी। अब पेपर में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, भाई सैंड सोयल है तो कौन सी कितनी लेंथ होगी। अगर सैंडी सोयल है तो 100 मीटर लेंथ ले लेंगे, अगर क्लेई है तो 400 मीटर लेंथ ले लेंगे। तो जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, आपने जो आपका पानी का कनाल है, आपने डिच बनाया, फील्ड चैनल है, वो ऐसे बह के जा रहा है, और पानी यहाँ से इसमें ऐसे एंट्री ले लेगा। और ये अलग अलग आपने बॉर्डर की स्ट्रिप बनाई है, 100 से 400 मीटर लेंथ और 10 से 20 मीटर इसकी विड्थ। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है। उसके बाद दोस्तों चेक फ्लडिंग होता है। चेक फ्लडिंग भी जो नॉर्मली हम फ्लडिंग करते हैं, फ्री फ्लडिंग होता है, उसी के जैसा होता है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं वाटर के फ्लो को। वाटर के फ्लो को अगर आपने कंट्रोल कर दिया लो एंड फ्लैट लेवीज बना के, तो उसको हम क्या कहेंगे, चेक फ्लडिंग। और ये लेवी क्या होती हैं, लेवीज होती हैं, जैसे ये आपका खेत है, आपने थोड़ी सी ऊंची ज़मीन ऐसे कर दी 10 से 15 सेंटीमीटर हाइट की, और बीच में जैसे आपने फसल बना दी, और पानी इनके बीच से सप्लाई होकर चला जाएगा। तो जो आपने लेवीज बनाई हैं, इनसे आपने क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया पानी के फ्लो को। मेड कह सकते हो कि भाई मेड है ये खेत के अंदर। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, जवार और पैडी के लिए इस मेथड को हम सूटेबल रहता है। ये किसके लिए, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, जैसे कि जवार और पैडी। और फ्री फ्लडिंग का ये एक टाइप है, तो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए तो रहेगा ही रहेगा। और डीप होमोजेनियस लोम और क्ले सोयल विद मीडियम इनफिल्ट्रेशन रेट आर प्रेफर्ड इन दिस मेथड। तो कौन सी सोयल के लिए होता है, होमोजीनियस लोम सोयल या फिर क्ले सोयल जिसका मीडियम इनफिल्ट्रेशन रेट है, उसके लिए मेथड सूटेबल रहता है। इसके अंदर जैसे आप ये देखिए, ये आपका डिच है, यानी कि ऐसा गड्ढा जिसमें से पानी बह के जा रहा है, और जगह जगह ओपनिंग है, और पानी इसके अंदर एंट्री ले लेगा। और यहाँ पर थोड़ी ऊंची ज़मीन बना दी, थोड़ी ऊंची ज़मीन है, लेविज मतलब थोड़ी ऊंची ज़मीन, ताकि पानी इसके अंदर से ही फ्लो करे, पानी इधर ना चला जाए।
तो इसमें छोड़ेंगे तो इसी के अंदर पानी बहेगा। फिर आता है दोस्तों फर्रो मेथड या फर्रो इरिगेशन। इस मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम फर्रो बनाते हैं। ये फर्रो क्या होते हैं, ये जो आपका फील्ड है उसके लेवल से थोड़े कम डेप्थ के गड्ढे से बना दिया आपने, और इनकी लेंथ ऐसे है, जैसे खेत आपका तो इनकी लेंथ ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। और बीच में जो ये ज़मीन बच गई, इस ज़मीन के अंदर आपने क्या कर दिया, इस ज़मीन में आपने अपनी फसल उगा दी। तो जो इनकी जड़ें हैं पानी यहाँ से तैर के इनकी जड़ों तक पहुँच जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, इसको हम फर्रो मेथड कहेंगे। जैसे पानी है, पानी यहाँ से चल के इसकी जड़ तक पहुँच जाएगा। जो इस पौधे का तना है, इस पौधे का तना है यानी कि जो इसकी स्टीम है वो पानी के कांटेक्ट में है, जी नहीं, इसकी स्टीम पानी के कांटेक्ट में नहीं रहेगी। और एक इसके लिए यूज होता है रो क्रॉप्स, जैसे कि मेज, कॉटन, पोटैटो, शुगर केन, शुगर बीट, ग्राउंड नट एंड टबैको। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि रो क्रॉप्स जैसे कि पोटैटो, शुगर केन, ग्राउंड नट, इनके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, इनके लिए हम फर्रो मेथड यूज करते हैं। तो जो रिज होती है, रिज यानी कि जो ऊंची हुई ज़मीन है, जैसे यहाँ पानी भरा हुआ है और ये ऊंची ज़मीन है, यहाँ पे आपने वो फसल उगा दी अपनी, यहाँ आपका पौधा उग गया, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्रो मेथड। तो ये जितने मेथड थे आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनसे सभी से पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको सभी पता होने चाहिए, समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन, इरीगेशन हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ द मिक्स क्रॉपिंग। तो अगर आपने इरीगेशन करी है तो आप मिक्स क्रॉपिंग को एलिमिनेशन कर सकते हो, तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम इरीगेशन करते हैं तो मिक्स क्रॉपिंग को हम एलिमिनेट कर देंगे। मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग जैसे कि एक टाइम आपने ज्वार उगा दी और एक टाइम आपने वो चावल को उगा दिया, धान को उगा दिया, यानी कि एक तो ऐसी क्रॉप उगा रहे हो जिसको ज़्यादा पानी चाहिए, एक आप ऐसी क्रॉप उगा रहे हो जिसको कम पानी चाहिए, तो वो होती है मिक्स क्रॉपिंग। लेकिन अगर आपको सफिशिएंट पानी मिल रहा है, इरीगेशन है, तो मिक्स क्रॉपिंग करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। मिक्स क्रॉपिंग इज इकोनॉमिकल व्हेन इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। तो जब इरीगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है ही तो हम मिक्स क्रॉपिंग को क्यों करेंगे, तो दूसरी गलत हो गई। फर्टिलाइज़र यूज इन द सोयल विल हेल्प वाटर क्वालिटी ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर। अगर हमने फर्टिलाइज़र को यूज किया है तो अंडरग्राउंड वाटर है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये तो गलत है। फर्टिलाइज़र क्या होता है, केमिकल होता है फर्टिलाइज़र, अगर वो पानी के अंदर मिक्स हो गया तो इंसानों के लिए हार्मफुल है। थर्ड स्टेटमेंट गलत। ओवर इरीगेशन में रिड्यूस द क्रॉप यील्ड। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी सप्लाई कर दिया तो सोयल क्या हो जाएगी, दलदली हो जाएगी, और जो क्रॉप का यील्ड है यानी कितनी फसल उग रही है वो कम हो जाएगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है। अगर आपने ज़्यादा पानी सप्लाई कर दिया तो क्रॉप का यील्ड कम हो जाएगा। तो पहली और चौथी स्टेटमेंट डी एंड ए, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ऐसे आपको सोच सोच के करने हैं सभी क्वेश्चन, डी ऑप्शन करेक्ट है। इरीगेशन से मिक्स क्रॉपिंग को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वही पॉइंट है। अगर ओवर इरीगेशन करी तो क्या हो जाएगी, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, और वाटर लॉगिंग होने की वजह से क्या होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रूट्स में पहुंचेगी नहीं और हमारी फसल खराब हो जाएगी, क्रॉप यील्ड कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर इन द फील्ड इज नोन एज। तो जो आपने फील्ड में पानी को सप्लाई किया, एक तो वो क्वांटिटी हो गई, एक जो पौधों की जो जड़ें हैं उन तक एक्चुअल में पानी पहुंचा, तो इसका रेशो क्या कहलाता है, ये कहलाता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ये कहलाएगा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ये किसका रेशो होता है, जो प्लांट की रूट जोन में पानी है, प्लांट की रूट जोन में जो पानी है डिवाइड बाय आपने फील्ड में जो पानी पहुंचाया, यानी कि एप्लीकेशन एफिशिएंसी, पौधे तक एक्चुअल में अप्लाई कितना हो पाया, तो वो होएगा वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। उसके अलावा दोस्तों अलग अलग टाइप की एफिशिएंसी होती हैं, पेपर में इन सभी से क्वेश्चन आया हुआ है। पहली होती है वाटर कन्वे एफिशिएंसी। वाटर कन्वे एफिशिएंसी क्या होता है कि भाई फील्ड में कितना पानी पहुंचा, वाटर कन्वे एफिशिएंसी क्या होती है, फील्ड में कितना पानी पहुंचा, वाटर इन फील्ड डिवाइड बाय वाटर इन रिजर्वायर, आपने नदी से या रिवर से जितना पानी छोड़ा उसका रेशो, तो ये कन्वे एफिशिएंसी। मान लो नदी से आपने 100 लीटर पानी छोड़ा और खेत के अंदर 80 लीटर पानी पहुंचा, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 80 डिवाइड बाय 100। तो ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है और इसकी डेफिनेशन भी पूछता है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, भाई पौधे की जो जड़ें होती हैं उनमें कितना पानी स्टोर हुआ डिवाइड बाय आपने फील्ड में कितना अप्लाई किया। जैसे आपने फील्ड में 80 लीटर पानी अप्लाई किया लेकिन जो पौधे की जड़ है उसमें 60 लीटर पानी ही स्टोर हो पाया, तो ये आप एफिशिएंसी एप्लीकेशन की एफिशिएंसी आप ये निकाल सकते हो।
ये क्या होगी, वाटर स्टोर इन रूट जोन अपॉन वाटर फील्ड में कितना पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर यूज एफिशिएंसी। तो वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है। तो उसके अलावा जो दोस्तों हमने ऊपर वाले पॉइंट पढ़े हैं, जैसे वाटर कन्वे एफिशिएंसी, तो आपने 100 सप्लाई किया था 80 क्यों पहुंचा, क्योंकि या तो रास्ते में एवोपरेशन हो जाएगा पानी, या फिर जो इनफिल्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन एफिशिएंसी में भी वही चीज़, आपने 80 लीटर पानी छोड़ा था तो 60 लीटर ही जड़ों तक क्यों पहुंचा। तो कुछ पानी तो एवोपरेट हो जाएगा, कुछ रन ऑफ में चला जाएगा, और कुछ ज़मीन के अंदर डीप परकोलेशन चला जाएगा। मान लो 1 मीटर तक पौधे की जड़ें थी और पानी ज़मीन में 3-4 मीटर नीचे चला गया, तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो डीप परकोलेशन की वजह से भी लॉस हो सकता है। फिर आता है वाटर यूज एफिशिएंसी। वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होती है कि भाई जो पौधे ने पानी यूज कितना किया, जो उसकी जड़ों में स्टोर था। जैसे उसकी जड़ों में 60 लीटर पानी स्टोर हुआ, लेकिन जो पौधा है वो 40 लीटर पानी ही यूज कर पाया, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर यूज एफिशिएंसी। जो ये शब्द है यूज एफिशिएंसी, इसी के अंदर इसका मतलब छुपा हुआ है। तो जितना पानी पौधा यूज कर पाया डिवाइड बाय जो हमने खेत के अंदर सप्लाई किया था। ये यूज एफिशिएंसी में एक बार दोबारा देख लो, वाटर यूज एफिशिएंसी अपॉन वाटर फील्ड। तो जो फील्ड में पानी हमने पहुंचाया और पानी उसको यूज कितना कर पाया, हमने फील्ड में कितना 80 लीटर पहुंचाया था, डिवाइड बाय पौधा 40 को यूज कर पाया, तो 40/80 जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं उस हिसाब से ये हो जाएगा। तो वाटर इन यूज अपॉन वाटर फील्ड में कितना पहुंचा। यहाँ रूट जोन वाला नहीं आएगा, नीचे फील्ड वाला आएगा। फिर आती है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर ऑफ क्वांटिटी स्टोर इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरीगेशन टू क्वांटिटी ऑफ वाटर नीड टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट टू द फील्ड कैपेसिटी। तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी क्या हो गई, जो पौधे की जड़ें हैं उसमें पानी कितना स्टोर हुआ, डिवाइड बाय वो मैक्सिमम कितना स्टोर करके रख सकता है, यानी कि जो उसकी फील्ड कैपेसिटी होती है। मान लो जो पौधे की जड़ें हैं वहाँ पे जो मिट्टी है उसकी कैपेसिटी 120 लीटर पानी स्टोर करने की है, लेकिन वहाँ पे रुक कितना पाया, स्टोर कितना हो पाया। मान लो वहाँ पे 60 लीटर स्टोर हो पाया और फील्ड कैपेसिटी 120 थी, तो ये एफिशिएंसी आप निकाल लोगे। तो वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी का मतलब आप समझ गए कि भाई वो मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकता है, जो यानी कि उसकी फील्ड कैपेसिटी, तो वो नीचे आएगी, और ऊपर कितना आएगा जो उसने एक्चुअल में स्टोर किया है। और नेक्स्ट होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का क्या मतलब है, इससे हम ये मेजर करते हैं कि पानी पूरे खेत के अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है कि नहीं। मान लो आपका खेत इतना बड़ा है, आपने यहाँ से पानी सप्लाई कर रहे हो, तो मान लो पानी ऐसे चल के इधर इधर गीला कर दिया, फिर ऐसे चला गया और इधर से ऐसे कर गया, तो जो ये वाला एरिया यहाँ तो पानी पहुँचा ही नहीं, या फिर हो सकता है यहाँ पानी नहीं पहुँचा हो। तो पूरे फील्ड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट पानी हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसको हम किससे मेजर करेंगे, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी से। और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, पहले इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ये जितने हमने देखे हैं सभी से एक एक दो दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी क्या होती है, इसका फॉर्मूला आप याद रख लेना, 1 - y/d इंटू 100। और जो ये डी है, डी क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर। डी क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर। डी है एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर। और वाई क्या है, ये डेविएशन इन द डेप्थ ऑफ वाटर। वाई क्या है, एवरेज डेविएशन इन द डेप्थ ऑफ वाटर। जैसे कि आपने किसी खेत के अंदर पानी सप्लाई किया, 3 पॉइंट पे नोटिस किया, एक जगह 10 था, एक जगह 8 था और एक जगह 12 था, ठीक है। तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3, तो एवरेज आ गया 10। और ये वाई क्या है, ये डेविएशन कितना है एवरेज से, तो एवरेज कितना है 10, तो 8 में डेविएशन है 2 का, 10 में डेविएशन है 0 का, 12 में डेविएशन है 2 का, तो इसका सम कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 3। और अगर आपको फिर ये एफिशिएंसी निकालनी हो तो आप क्या करोगे, 1 - y/d, तो 1 - 4/3 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप ये ऐसे निकाल दोगे। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी हैं, y कैसे निकाल लोगे और ये एवरेज। एवरेज तो आपको आता ही है, इन तीनों का सम किया, 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया। और ये डेविएशन कैसे निकालोगे, एवरेज माइनस जो भी वैल्यू होगी और उन तीनों का सम डिवाइड बाई 3, यानी जितनी भी वैल्यू है n, तो ऐसे आप निकाल लोगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट इज कंप्यूटेड एज। तो फील्ड में इरीगेशन रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जो फील्ड की इरीगेशन रिक्वायरमेंट होती है वो होती है नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट प्लस फील्ड एप्लीकेशन लॉसेज।
यानी कि जितनी इरीगेशन की रिक्वायरमेंट थी, मान लो 100 लीटर पानी हमें चाहिए था और एप्लीकेशन में 20 लीटर पानी लॉस हो जाता है, तो हमें सप्लाई कितना करना पड़ेगा, 120 लीटर पानी सप्लाई करना पड़ेगा, ताकि खेतों के अंदर 100 लीटर पानी तो पहुंच ही जाए। तो जो फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट है, फील्ड यानी कि जो खेत है, तो नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट प्लस फील्ड लॉसेस। और अगर आपको एफिशिएंसी पेपर में दे रखी हो, तो जो फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट वो आप कैसे निकालोगे, जो नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय जो एप्लीकेशन में लॉसेज हैं। फील्ड इरीगेशन भैया आपको खेत में कितना पानी पहुंचाना है, ताकि जो लॉस वगैरह है में से भी अकाउंट हो जाए। एक होती है नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट, एक होती है कंजप्टिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट, एक होती है ग्रोस इरीगेशन रिक्वायरमेंट। तो इन सब के बीच में डिफरेंस क्या, वो हम डिफरेंस देख लेते हैं। जो प्लांट है आपका, यह आपका प्लांट है खेत के अंदर, ठीक है। अब इस प्लांट ने कहा कि जी मेरे को सर्वाइव करने के लिए 10 लीटर पानी चाहिए। इस पौधे को कितना पानी चाहिए, 10 लीटर पानी चाहिए इसकी इवेपोट्रांसपिरेशन नीड के लिए। किस चीज़ के लिए, इसकी इवेपोट्रांसपिरेशन नीड्स के लिए। इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है, एवोपरेशन यानी कि ज़मीन से पानी उड़ के जो जाएगा वो एवोपरेशन, और ट्रांसपिरेशन इस पेड़ के पत्तों से पानी उड़ के जो जाएगा वो ट्रांसपिरेशन। मान लो इस प्लांट को 10 लीटर पानी चाहिए, तो वो हो गई आपकी कंजप्टिव इरीगेशन रिक्वायरमेंट। फिर आती है नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब हो जाएगा कि 10 लीटर पानी इसको चाहिए था, प्लस प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, लीचिंग रिक्वायरमेंट, और जो थोड़ी बहुत और रिक्वायरमेंट होती हैं, उन सबको अगर हम टोटल कर दें तो नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट। यानी कि 10 लीटर पानी तो इस पौधे को चाहिए ही चाहिए, और उसके अलावा सपोज 10 लीटर पानी किस चीज़ के लिए चाहिए, जो लीचिंग रिक्वायरमेंट है, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट है, नर्सरी रिक्वायरमेंट है, तो उन सबको ऐड कर दोगे तो नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट आपकी 20 लीटर आ गई। फिर आता है फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि पौधे को सब कुछ मिला के, भाई पौधे को खाने पीने के लिए, भाई नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, पेड़ पौधा ना तो कहाँ कपड़े धोएगा इस चीज़ तरीके से। तो फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट कितना हो गया, जो इसकी नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट थी जो 20 लीटर थी, प्लस यानी कि आपने खेत में पानी छोड़ा तो कुछ लॉस हो जाएगा, तो वहीं तो हम एफिशिएंसी निकालते हैं भाई, 80% एफिशिएंसी, 20% पानी लॉस हो गया। तो जो लॉस वगैरह है उन सबको अगर हम अकाउंट कर दें एप्लीकेशन के लॉस को, तो फील्ड इरीगेशन रिक्वायरमेंट, सपोज 5 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है, तो हमें कितना पानी फील्ड में छोड़ना पड़ेगा, 25 लीटर। और ग्रोस इरीगेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई नदी से कितना पानी छोड़ना पड़ेगा ताकि खेत के अंदर 25 लीटर पहुँच जाए। तो मान लो नदी से आपको 40 लीटर पानी छोड़ना पड़ेगा ताकि खेत के अंदर ये 25 लीटर पानी पहुँचे, तो हो गया ग्रोस इरीगेशन रिक्वायरमेंट। तो ये चारों पॉइंट आप समझ गए होंगे। कंजप्टिव क्या होता है, भाई उस पौधे की इवेपोट्रांसपिरेशन नीड के लिए उसको जितना पानी चाहिए फुल ग्रोथ के लिए। कंजप्टिव के बाद आता है नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट, भाई उसको इवेपोट्रांसपिरेशन नीड तो उसकी है ही है, प्लस उसकी लीचिंग की, प्री सोइंग की, या भाई अंकुरित वगैरह करने के लिए, उसको भाई ज़मीन को नरम करने के लिए, लीचिंग के लिए, और नर्सरी में वाटर रिक्वायरमेंट, तो वो होगी नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट। तो एक इसके बराबर होगी कंजप्टिव इरीगेशन प्लस लीचिंग, प्री सोइंग प्लस नर्सरी। फिर नेट के बाद आता है फील्ड। फील्ड में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया भाई, एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है, कुछ पानी लॉस हो जाता है, सारा का सारा थोड़ी ना पौधे को मिल जाएगा, तो उसको अगर हम अकाउंट कर लें तो नेट इरीगेशन रिक्वायरमेंट। और उसी तरीके से ग्रोस कितना होता है भाई, नदी से हमें कितना छोड़ना पड़ेगा ताकि फील्ड में हमारा फील्ड इरीगेशन वाटर जितना पानी पहुंच जाए। तो इसका ग्रोस का फॉर्मूला क्या होता है, FIR डिवाइड बाई NC, यानी कि कन्वे एफिशिएंसी। NC क्या है, कन्वे एफिशिएंसी, यानी कि नदी से खेत में कन्वे कर रहे हैं यहाँ पानी को, तब जो एफिशिएंसी आती है वो। और किसी को निकालना हो तो GIR को निकालना हो, यानी ग्रोस निकालना हो तो फील्ड डिवाइड बाई NC, ग्रोस को निकालना हो तो फील्ड, और फील्ड वाले को निकालना हो तो नेट डिवाइड बाई एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो ये क्वेश्चन में आपसे पेपर में ये क्वेश्चन आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वन मूव फ्रॉम द हेड ऑफ द कनाल टू द फील्ड, ड्यूटी ऑफ द वाटर। अगर कोई कनाल से, नदी से अगर खेत की तरफ बढ़ेगा तो ड्यूटी आपकी क्या होगी, तो दोस्तों ड्यूटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों हो जाती है, तो उसके लिए आपको ड्यूटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ड्यूटी क्या होती है, एरिया इरीगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज। ड्यूटी क्या होती है, एरिया इरीगेटेड पर यूनिट डिस्चार्ज। तो नदी से आपने 100 लीटर पानी छोड़ा खेत के लिए, तो नदी से आपने 100 लीटर पानी छोड़ा खेत के लिए, और खेत का एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, और डिस्चार्ज छोड़ा आपने 100 का,
तो नदी के ऊपर ड्यूटी कितनी आ गई 1। अब आ जाते हैं खेत के ऊपर। आपने तो 100 लीटर पानी छोड़ा था, खेत का एरिया तो 100 का 100 ही रहेगा। आपने 100 लीटर पानी पहुंचा था, लेकिन खेत तक कितना पानी पहुंचा, वो रास्ते में लॉस हो गया कन्वे एफिशिएंसी की वजह से। तो खेत पे ड्यूटी कितनी आ गई 2। तो जैसे आप फील्ड की तरफ बढ़ते हो तो ड्यूटी आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ड्यूटी आपकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ड्यूटी डेल्टा इनके मतलब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए। अब की बार 3 या 4 क्वेश्चन इसके ड्यूटी डेल्टा के अच्छे कंसेप्ट इन्होंने दिए थे। क्वेश्चन आसान थे, किसी को अगर ड्यूटी डेल्टा पता हो तो आसानी से कर देगा। आप जो एसएससी जेई मेंस का जो सॉल्यूशन है मेरे चैनल के ऊपर मैंने पेपर हो कैसे अटैम्प्ट किया था वो मैंने पूरा करवाया, उसमें आप देखना ड्यूटी डेल्टा के काफ़ी क्वेश्चन हैं। और ये कंसेप्ट आप समझ ही गए, जैसे आप कनाल से फील्ड की तरफ जाओगे तो ड्यूटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहले होती है रिवर, रिवर से पानी जाएगा मेन कनाल में, मेन से ब्रांच में, और ब्रांच से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और वहाँ से वाटर कोर्स में, और वाटर कोर्स से पहुँच जाएगा फील्ड में। तो ये सीक्वेंस पेपर के अंदर आता है। इसमें बच्चे कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, इस ब्रांच वाले में कन्फ्यूज हो जाते हैं, बाकी तो उनको आ जाता है। तो मेन कनाल के बाद क्या आएगी, ब्रांच कनाल आएगी, और ब्रांच के बाद मेजर आएगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ द अल्कलाइन सोइल। तो जो अल्कलाइन सोइल को रिक्लेमेशन करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो इसका बेस्ट मेथड है एडिशन ऑफ जिप्सम टू द सोइल एंड लीचिंग। इसका बेस्ट मेथड क्या है, एडिशन ऑफ जिप्सम टू सोइल एंड लीचिंग। किसके लिए, अल्कलाइन सोइल के लिए। तो ये आपको याद रखना, अल्कलाइन सोइल के लिए क्या है, जिप्सम आप ऐड करोगे और लीचिंग कर दोगे। लीचिंग क्या होती है, लीचिंग होती है जैसे ये आपका खेत है, इस खेत के अंदर भाई कुछ केमिकल वगैरह हैं हार्मफुल वगैरह, तो आपने इसके अंदर पानी सप्लाई किया तो ये केमिकल पानी के अंदर घुल जाएंगे और यहाँ से बह के सब निकल जाएगा, तो खेत आपका साफ़ हो गया, तो ये लीचिंग हो गई। सिंपल आप लीचिंग को इस तरीके से समझिए। तो लैंड को हम फ्लड कर देते हैं, एडिक्वेट डेप्थ ऑफ वाटर। लीचिंग के अंदर क्या करते हैं, खेत को हम पानी से फ्लड कर देते हैं, पानी से भर देते हैं, और जो केमिकल्स वगैरह हार्मफुल जो हमको खेत से निकालने में पानी में डिजोल्व होकर पानी के साथ निकल जाएंगे, तो उसको हम लीचिंग कहते हैं। अल्कलाइन सोइल्स के लिए क्या, जिप्सम प्लस लीचिंग। और उसका क्वेश्चन भी आता है एक, रिक्लेमेशन ऑफ द एसिडिक सोइल। तो एसिडिक सोइल के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो एसिडिक सोइल के लिए हम लाइमस्टोन का यूज करेंगे। लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। एसिडिक सोइल के लिए हम क्या यूज करेंगे, लाइमस्टोन एज ए सोइल अमेंडमेंट। तो ये आता है अल्कलाइन सोइल के लिए और एसिडिक सोइल के लिए, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बेस्ट मेथड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सोइल, एसिडिक सोइल के लिए क्या करेंगे, सोइल के अंदर हम लाइमस्टोन को ऐड कर देंगे, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को। और लीचिंग करने से क्या होती है, उसकी ड्रेनेज इंप्रूव हो जाती है। उसकी ड्रेनेज इंप्रूव क्यों हो जाती है, डबल डिफ्यूज लेयर की वजह से। किसकी वजह से, डबल डिफ्यूज लेयर की वजह से। और ये सोइल में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि अगर ज़्यादा चार्ज का पार्टिकल आएगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में +2 का पार्टिकल है, तो डबल डिफ्यूज लेयर की थिकनेस कम हो जाती है और परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से लीचिंग, और हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बतानी है हमें। अगर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन अलोंग द लेंथ ऑफ एन वाटर स्ट्रिप ऑफ इंटरवल 20 मीटर आर, तो जो पानी की डेप्थ है वो हमें दे रखी है 1.5 मीटर, 1.8 एंड 2.1। और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बतानी, तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1 - y/d इंटू 100। और ये डी क्या था, डी एवरेज डेप्थ था एफिशिएंसी का, ये पढ़ा था हमने। डी हमारा क्या था, एवरेज डेप्थ। एवरेज डेप्थ क्या आएगी, आपको 3 डेप्थ दी है, तीनों का आपने एवरेज ले लिया कि ये क्या आ गई 1.8 मीटर। और वाई क्या था हमारे पास, वाई था डेविएशन, वाई हमारे पास क्या था, डेविएशन। तो 1.5 - 1.8, फिर 1.8 - 1.8, फिर 2.1 - 1.8। इन तीनों का हम सम करेंगे बिना साइन के। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना आपको, सभी पॉजिटिव में आएंगे। पॉजिटिव साइन के साथ तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास है 0.2। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 - 0.2 अपॉन 1.8 इंटू 100, यानी कि 88.89। तो ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया पेपर में आता है और अब की बार भी आने के इसके चांस हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए।
ये क्वेश्चन हमने अभी कर लिया। एसिडिक सोइल के लिए लाइमस्टोन को ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हेक्टेयर इरीगेबल पर क्यूमैक ऑफ द कनाल कैपेसिटी एट द हेड इज नोन एज द, तो कितने हेक्टेयर इरीगेट कर सकता है एट द हेड, यानी कि जो आपकी नदी है, इस नदी से जो यहाँ पे आपने हेड बनाया हुआ है, यहाँ इसके हिसाब से कितने हेक्टेयर पानी को इरीगेट कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फुल सप्लाई कोफिशिएंट। उसको हम क्या बोलेंगे, फुल सप्लाई कोफिशिएंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए फुल सप्लाई कोफिशिएंट। फुल सप्लाई कोफिशिएंट क्या होता है भाई, कितना एरिया वो इरीगेट कर सकता है, और कितना एरिया इरीगेट कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ड्यूटी बोलते हैं। ड्यूटी क्या होती है, एरिया इरीगेटेड अपॉन डिस्चार्ज, यानी कि जो नदी के ऊपर आपने ये हेड है, जहाँ पे कितना एरिया इरीगेट कर सकता है पर यूनिट डिस्चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, फुल सप्लाई कोफिशिएंट। उसको हम क्या बोलेंगे, फुल सप्लाई कोफिशिएंट, एरिया इरीगेटेड अपॉन डिस्चार्ज, और इसी को हम ड्यूटी बोलते हैं। और उसके अलावा दोस्तों टाइम फैक्टर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम फैक्टर होता है नंबर ऑफ डे। टाइम फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ डे ए कनाल एक्चुअली रन ड्यूरिंग ए वाटरिंग पीरियड टू द टोटल नंबर ऑफ डे ऑफ द वाटरिंग पीरियड। यानी कि मान लो किसी फसल को उगाने का दिन है 120 दिन, कोई फसल 120 दिन तक थी, लेकिन जो पानी सप्लाई हुआ कनाल से वो कितने दिन सप्लाई हुआ, वो 90 दिन सप्लाई हुआ। जो आपकी कनाल है वो कितने दिन चली, 90 दिन चली। तो टाइम फैक्टर क्या है, आपकी कनाल कितने दिन चली डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डे ऑफ वाटरिंग पीरियड, उस फसल कितने टाइम तक वो, कितना टाइम था उस फसल का। तो ऐसे आप टाइम फैक्टर निकाल सकते हो, समझ गए होगे आप। उसके अलावा कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपेसिटी फैक्टर होता है मेन डिस्चार्ज अपॉन मैक्सिमम डिस्चार्ज। जैसे आपने कोई एक कनाल बनाया, इसकी कैपेसिटी थी 100 मीटर क्यूब पर सेकंड की, लेकिन ये अपना फुल होके थोड़े ना चलेगा, फुल से थोड़ा सा कम होके ही चलेगा नदी में पानी। और सपोज करो ये 60 पे चला, तो कैपेसिटी फैक्टर कितना हो गया, 60 डिवाइड बाई 100, यानी कि ये अपने 60% कैपेसिटी पे चल रहा है। तो कैपेसिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आते हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सर्टेड टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सोयल इज नोन एज, तो सोयल से पानी को निकालने के लिए आपको जो फोर्स लगानी पड़ रही है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों कैपिलरी पोटेंशियल। जो ये प्लांट है, ये इसकी जड़ें हैं, तो इन जड़ों को ज़मीन से पानी खींचने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैपिलरी पोटेंशियल बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सर्टेड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सोयल इज नोन एज द सोयल मॉइस्चर टेंशन, यानी कि ज़मीन से पौधे को पानी खींचने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ रही है उसको हम बोल रहे हैं सोयल मॉइस्चर टेंशन। और इसको हम एटीएम में मेजर करते हैं, इसको हम कैपिलरी पोटेंशियल, कैपिलरी टेंशियल फोर्स या फोर्स ऑफ सक्शन, ये सभी बोलते हैं। इसको हम टेंसियोमीटर से या सेंट्रीफ्यूग की हेल्प से मेजर करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सोयल फॉर ए गिवन डाटा। आपको फील्ड कैपेसिटी निकालनी है किसी सोयल की। रूट जोन दी हुई है 2 मीटर, वाटर कंटेंट है 5%, ड्राई डेंसिटी 20 मीटर क्यूब पर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाटर अप्लाइड किया आपने 500 मीटर क्यूब का, और वाटर लॉस कितना हो गया 10% का, प्लॉट का एरिया 1000 मीटर क्यूब। तो आपको क्या बताना है, फील्ड कैपेसिटी बतानी है इस डाटा के लिए। और यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन में आपको रूट जोन दे रखा है और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट दे रखा है 5%। ये एग्जिस्टिंग जो वाटर कंटेंट है उसको हमने क्या माना है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, कि भाई या तो आप इसको परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कह लो या इतना पानी आपके पास था। तो जो वाटर की डेप्थ होती है उसका ये फॉर्मूला होता है, ये होता है गामा डी अपॉन गामा डब्लू इंटू जो डेप्थ ऑफ रूट जोन है मल्टीप्लाई बाय फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। तो ये किसका होता है, वाटर की डेप्थ का। वाटर डेप्थ का फॉर्मूला ये होता है गामा डी अपॉन गामा डब्लू इंटू डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। और ये गामा डी क्या है, गामा डी हमारे पास ड्राई डेंसिटी। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें रूट जोन दी हुई है, ये सब दी है, तो इसको हम फिल करेंगे। इसके अंदर जो वाटर की डेप्थ है, वाटर की डेप्थ हमें निकालनी पड़ेगी। वाटर की डेप्थ हम कैसे निकाल लेंगे, डेप्थ क्या होती है, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। डेप्थ यही होगी ना, वॉल्यूम
डिवाइड बाय एरिया। तो हमने कितना पानी सप्लाई किया है, हमने 500 मीटर क्यूब पानी सप्लाई किया, लेकिन 10% लॉस हो गया, तो आपने कितना पानी बचा, 450 मीटर क्यूब। और प्लॉट का एरिया कितना है, 1000 मीटर स्क्वायर। तो डेप्थ आपकी कितनी आ गई, 0.45 मीटर। डेप्थ ऑफ वाटर कितनी आ गई, 0.45 मीटर। और वहीं इन्होंने इसके अंदर भी दिया हुआ है कि डेप्थ ऑफ वाटर हमने निकाल ली 0.45 मीटर। तो इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। वाटर की डेप्थ 0.45, गामा डी दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू दिया हुआ है। फील्ड कैपेसिटी निकालनी है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट 5% यानी कि 0.05। डेप्थ ऑफ रूट जोन 2 मीटर। तो आपकी फील्ड कैपेसिटी आ गई 0.16 या 16%। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे आएगा, या फिर आपको वाटर की डेप्थ ऐसे निकालना आना चाहिए और ऐसे मेथड से भी आपको पता होना चाहिए। जो ये वाला मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, डी इंटू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। उसके अलावा हम ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, ड्यू टी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी। इसके अंदर बी क्या है, बेस पीरियड, ये आएगा डेज के अंदर डेल्टा मीटर में, और ड्यूटी किसके अंदर, मीटर क्यूब पर सेकंड में। इस वाले के अंदर आपको यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बड़ा फॉर्मूला याद करना है। और जो वाटर की डेप्थ है, वाटर की डेप्थ आप कैसे निकालोगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। तो इरिगेशन में, हाइड्रोलॉजी में ये वाला मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने बचपन में भी 9th-10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि डेप्थ किसके बराबर होती है, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। जो बचा हुआ इरिगेशन का पार्ट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगे आप उसको बता दीजिए। एंड थैंक यू टू ऑल। आप रिवीजन करते रहिए, रीजनिंग को भी साथ साथ 1 घंटा देते रहिए, जीके को भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय।